नमस्कार दोस्तों। 19 मई से राजनीति विज्ञान का एक नया फाउंडेशन बैच आरंभ हो रहा है और आप सभी का स्वागत है। बहुमत कितने प्रकार होते हैं? बड़ा सिंपल सी बात है। बहुमत के विभिन्न प्रकार। अब चूंकि लोकतंत्र, हम कई बार इसका देखिए अलग अलग बहुमत है। एक बहुमत क्या है? सामान्य बहुमत। एक सामान्य बहुमत है। जब हम अब डेमोक्रेसी में कहा भी जाता है कि बहुमत का शासन है, और सामान्य बहुमत का सीधा सा मतलब है कि सदन सदन में, अब कोई भी सदन हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, तो सदन का मतलब सारे सदन। तो सदन में उपस्थित, क्या ध्यान देना है? उपस्थित उपस्थित सदस्यों के आधे से एक ज्यादा का समर्थन, यही है सामान्य बहुमत। आधे से एक ज्यादा का समर्थन, ये क्या है? सामान्य बहुमत। तो सामान्य बहुमत का सीधा सदन में उपस्थित, सदन का मतलब कहीं भी हो, सदन में उपस्थित सदस्यों के, अब सदन का मतलब विधानसभा हो, लोकसभा हो, उपस्थित सदस्यों के आधे से ज्यादा, लेकिन कोरम होना चाहिए। गणपूर्ति का मतलब है वो निश्चित संख्या जिसके बिना कोई सदन कार्यवाही नहीं कर सकती। तो अगर लोकसभा में गणपूर्ति कितना है? कुल सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10। बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए सब चीजें। सदन की कुल सदस्य संख्या, और यहाँ पे क्या है? उपस्थित संख्या। हम क्या बोल रहे हैं? कुल सदस्य संख्या नहीं, उपस्थित। तो लोकसभा में कितने लोग उपस्थित हो सकते हैं? कार्यवाही चल जाएगी, 54 लोग हो जाए। कुल सदस्य संख्या कम से कम 1/10 लोग हो, तो 54 से ज्यादा 55 हो जाए, उसका आधे से ज्यादा 100 हो जाए, 200 हो जाए, 300 हो जाए, 500 हो जाए। सामान्यतः सदन में 500 उपस्थिति होती नहीं, 300 हो गई, इतनी बहुत है। तो ये है सामान्य बहुमत। ये सामान्य बहुमत। और आप देखो जैसे कि कितने बजट कैसे पारित होता है? सामान्य बहुमत से। विश्वास मत अविश्वास मत कैसे पारित होता है? सामान्य बहुमत से। जितने विधियां हैं कैसे पारित होती हैं? सामान्य बहुमत से। सदन का लगभग 90% काम सामान्य बहुमत से चलता है, क्योंकि प्रक्रिया बहुत कठोर नहीं बना सकते। दूसरी बात है, एक है प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी। अब जरा देखिए ये क्या है? सिंपल मेजोरिटी। दूसरा है प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी। अब प्रभावी बहुमत का मतलब है सदन की कुल सदस्य संख्या। याद रखिए, इन इन सब चीजों पर ध्यान रखना है, इसलिए संविधान पढ़ते समय ये रखिए, सदन की कुल सदस्य संख्या, यहाँ उपस्थित संख्या नहीं है, माइनस माइनस सदन में विद्यमान रिक्तियां, वैकेंसी। एक अनुपस्थिति अलग होता है, सदन में विद्यमान विद्यमान वैकेंसी, यानी जो सीट, रिक्तियां। और आप ये बात जानते हैं, रिक्तियां का मतलब है जो सीट खाली है किसी भी कारण से। अब जानते हैं कि मान लीजिए कि बंगाल के चुनाव में लड़ने के लिए कई लोगों ने सांसद, अगर मान लीजिए कल के लिए विधानसभा सदस्य हो जाएंगे, लोकसभा से रिजाइन कर देंगे, सीट खाली होगी। अब योगी सांसद थे, मुख्यमंत्री बन गए, सीट खाली हो गई। तो सदन की कुल सदस्य संख्या, सदन का मतलब है यहाँ विधानसभा ले लीजिए, लोकसभा, सदन का मतलब कुछ भी कहीं लगा लीजिए, राज्यसभा, तो कुल सदस्य संख्या अलग अलग होती है, माइनस सदन की रिक्तियां, सदन में विद्यमान रिक्तियां। याद रखिए, रिक्तियां अनुपस्थित सदन में ज्यादा होती है, अनुपस्थित तो 100 तक होती है, 150 तक होती है। कई बार तो, एक बार तो ऐसा हो गया कि 60-70 लोग केवल लोकसभा में बैठे थे, प्रधानमंत्री बहुत नाराज हुए।
लेकिन रिक्तियां कभी 5 से ज़्यादा नहीं होती। मतलब मैक्सिमम 5 हो गई तो समझिए बहुत हो गया। रिक्ति कैसी होगी? किसी की डेथ हो जाए। रिक्ति कैसी होगी? कोई रिजाइन कर दे। रिक्ति कैसी? कोई डिस्क्वालीफाई कर दे। तो यही कारण है रिक्त होने का। इसका मतलब है, अब मान लीजिए कि लोकसभा की बात करें, किसी सदन में आप लगा लीजिए, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 और 543 में 5 सीट वैकेंट है। तो फिर सदन की प्रभावी संख्या कितनी हो गई? प्रभावी कितनी होगी? 538। 538। तो 538 का आधे से ज्यादा प्रभावी बहुमत। 538 का आधे से ज्यादा क्या होगा? प्रभावी बहुमत। और बात ध्यान देने की है, जब लोकसभा स्पीकर को हम हटाते हैं पद से, राज्यसभा के सभापति को हटाते हैं, तो ये प्रभावी बहुमत चाहिए। पीटी एग्जाम पीटी का मतलब जहां भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा वो सब एक ही जैसा होता है। तो आप याद रखिए, कई बार पूछा था राज्यसभा के सभापति को कैसे हटाया जाता है। राज्यसभा के सभापति को हटाने की प्रक्रिया तो राज्यसभा शुरू करती है। राज्यसभा में प्रभावी बहुमत चाहिए, लोकसभा इसका समर्थन करे। लोकसभा में सामान्य बहुमत। लोकसभा स्पीकर केवल लोकसभा हटाती है, तो लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए क्या चाहिए? संविधान में लिखा है सदन में तत्कालीन सदस्यों की संख्या का बहुमत। तत्कालीन, उपस्थित नहीं, कुल नहीं, तत्कालीन संख्या। तो तत्कालीन का मतलब माना जाता है प्रभावी संख्या, प्रभावी बहुमत। दूसरी बात है, अब जरा देखिए विशेष बहुमत क्या है। अभी आप जानते हैं, इतने भाई संविधान में जो भी चीज लिखी गई है उसका एक विशेष कारण है, कोई भी चीज अकारण नहीं लिखी गई है। इसीलिए सामान्य बहुमत में क्या होता है? सदन की कुल सदस्य संख्या माइनस अनुपस्थिति, उसके बाद आधे से ज्यादा सामान्य बहुमत। सामान्य बहुमत और उसके बाद विशेष बहुमत क्यों होता है? क्योंकि आप देखें संविधान में कई प्रकार के निर्णय होते हैं, कई प्रकार के कार्य हैं, और कई प्रकार के कार्य हैं जो महत्वपूर्ण काम होगा उसमें ज्यादा समर्थन चाहिए। तो विशेष बहुमत का मतलब है कि आधे से ज्यादा वाला मामला एप्लीकेबल नहीं होगा। और क्यों? क्योंकि मामला विशेष है। इसे आप जानते हैं, बार बार हम बता चुके हैं, संविधान के हर भाग का महत्व एक जैसा थोड़ी है, और इसलिए तो न्यायपालिका ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत बनाया। इसलिए आप देखेंगे विशेष बहुमत का मतलब सामान्य बहुमत नहीं है, क्योंकि विशेष बहुमत के कई प्रकार हैं। जैसे कि एक ऐसा विशेष बहुमत है जो अनुच्छेद 249 अनुच्छेद 312 में है। वो विशेष बहुमत कैसा है? राज्यसभा के उपस्थित एवं 2/3 सदस्यों के समर्थन से। केवल एक ही लाइन लिखी गई है, ये विशेष बहुमत है। बात ध्यान दे रहे हैं, उपस्थित यानी एक बार एक तो होता है 2/3 सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3, ये नहीं है। यहाँ पे क्या है? राज्यसभा के उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 सदस्यों का समर्थन। उपस्थित एवं मत देने वाले, तो उपस्थित और मत देने वाले 2/3 सदस्यों का समर्थन केवल एक बात है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है कि मान लीजिए राज्यसभा में कोरम से ज्यादा लोग होने चाहिए। कोरम तो वही है सदन की कुल सदस्य संख्या के 1/10। तो अब अगर 90 लोग हैं, 2/3 60, कोई प्रस्ताव 60 से पारित हो जाएगा। अगर 180 हैं तो क्योंकि उपस्थित एवं मत, क्योंकि उपस्थित का कोई लिमिटेशन है नहीं। उपस्थित संख्या का मतलब क्या है? कुल सदस्य संख्या माइनस अनुपस्थिति, रिक्ति नहीं। बात ध्यान से देखिए, अनुपस्थिति, अब्सेंस। इसलिए ये संख्या क्या हो गई? उपस्थित और मत देने वालों का 2/3। और जब राज्यसभा 249 में ये बात करती है कि संसद अगर राज्य सूची के विषय पर कोई कानून बनाती है तो राज्यसभा का समर्थन चाहिए, और राज्यसभा का विशेष बहुमत चाहिए। ये तो विशेष बहुमत है सिंपल, क्योंकि राज्यसभा में 60 भी लोग आ गए, 60 का 2/3, एक ही बात लिखी गई है, 60 का 2/3। और दूसरा 312 में यह है कि जब भारत में अखिल भारतीय सेवाओं की बात हो, चुकी भारत का संघीय ढांचा है, तो अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण का अधिकार किसको है? संसद को। लेकिन संसद राज्यों से तो पूछेगी, क्योंकि राज्य जब अखिल भारतीय सेवाएं बनती हैं तो पूरे भारत के लिए बनती हैं। तो राज्यों से पूछा जाए, फिर राज्यसभा फिर इसी बहुमत से बात करती है। तो 249 312 में बहुमत के एक ही प्रकार है, तो ये विशेष बहुमत हो गया। इसलिए विशेष बहुमत को आप परिभाषित नहीं कर सकते, क्योंकि संविधान में अलग अलग प्रकार के हैं। दूसरी बात,
दूसरा विशेष बहुमत कहाँ पे है? अनुच्छेद 368 में। अनुच्छेद 368 में जो विशेष बहुमत की बात की गई है, उसमें कहा गया है कि 2 शर्तें होनी चाहिए। पहला, और दोनों साथ-साथ पूरी होनी चाहिए। सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, ये पहली शर्त होनी चाहिए। अब सदन की बात दे रही, उपस्थित नहीं, प्रभावी नहीं, कुल सदस्य संख्या। तो अब आपको उपस्थित का मतलब है कुल सदस्य संख्या माइनस अनुपस्थिति, प्रभावी का मतलब है कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्तियां, वैकेंसी, और यहाँ कुल सदस्य संख्या है, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, तो लोकसभा का, राज्य विधानसभा, कहीं आप अप्लाई कर लीजिए। सदन का मतलब कोई भी सदन, एक ही नियम चलता है, कोरम भी एक है, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10। तो इसका मतलब है, और दूसरी शर्त इसके साथ साथ पूरी करनी है, उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3। उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3। और उपस्थित का साथ इसलिए लिख दिया जाता है कि हमारे संसदीय प्रक्रिया ये है कि मत आप तभी दे सकते हैं जब प्रेजेंट रहेंगे, यानी मतदान के समय सदन के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो अचानक मतदान के समय कोई सांसद आके, कोई विधायक आके मतदान नहीं कर सकता अगर वो पूरी प्रक्रिया का पार्ट नहीं रहा है तो, अन्यथा सदन के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए, यानी उपस्थित और मत देने वालों का भी 2/3 हो जाए और कुल सदस्य संख्या का भी बहुमत हो जाए। जबकि आप देखेंगे पहली कंडीशन में क्या है, केवल एक बात लिखी गई, उपस्थित और मत देने वालों का 2/3। तो ये आसान है, और इसीलिए यही तरीका है, केवल संविधान के संशोधन का नहीं, यही तरीका है जिससे न्यायाधीश भी हटाया जाता है। न्यायाधीश के हटाने का यही तरीका है, संविधान के संशोधन का यही तरीका है। यद्यपि संविधान के संशोधन में अब एक और बहुमत की बात आ जाती है, जो अनुच्छेद 368 में लिखी गई है। कुछ मामले में जो संघीय ढांचे हैं उसमें आधे राज्य विधानसभाओं की भी सहमति ली जाती है। आधे राज्य विधानसभा, केंद्र शासित क्षेत्र नहीं। हमेशा ध्यान से पढ़िए, इत्मीनान से पढ़िए। राज्य विधानसभाओं की, आधे राज्य विधानसभाओं का समर्थन लिया जाए, केंद्र शासित क्षेत्र का नहीं। और दूसरी बात है, जो आधे राज्य विधानसभा समर्थन देंगे, कितने दिन में देंगे ऐसा लिखा नहीं गया है, और किस बहुमत से देंगे वो भी नहीं लिखा गया, उसका मतलब सामान्य बहुमत। तो अनुच्छेद 368 में तो आप जानते हैं संशोधन के 2 प्रकार हैं, पहला ये है, दूसरा भी एक है। लेकिन हमने सामान्य रूप में बता दिया कि ये, इसका मतलब है कि मान लीजिए हम कोई संविधान का बदलाव करना चाहते हैं, तो हमारे पास 480 सांसद हैं। इसको व्यवहार में समझें, अगर 480 सांसद हमारे पास हैं तो जरा 2/3, अब देखिए कितना हो जाएगा, 320। इस बहुमत से हम संविधान का संशोधन कर लेंगे, क्योंकि उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 ये भी शर्त पूरी हो रही है। और सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यानी लोकसभा की बात करें तो सदस्य संख्या कम से कम किससे ज्यादा होना चाहिए, 272 ज्यादा होना चाहिए। सदन, ये क्या है, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। तो लोकसभा का बहुमत कितना है, 272। राज्यसभा कितना, 126। तो 272 तो होना ही चाहिए, लेकिन वो 2/3 वाली शर्त पूरी करे, तो ये पूरी कर दे रहा है 480। तो यहाँ पे ये बहुमत हो गया। और तीसरा बहुमत, फिर अब तीसरा विशेष बहुमत, अब जरा सोच के देखिए, इसका मतलब हमारे संविधान निर्माता कितने दूरदर्शी थे कि जैसा संविधान का स्वरूप, जो महत्व की बातें, वैसे ही संविधान संशोधन के अलग अलग तरीके। इसका मतलब संविधान का बदलाव अब सामान्य बहुमत से अगर कर देते फिर तो संविधान का महत्व ही खत्म हो जाता, संविधान और सामान्य विधि में कोई अंतर ही ना होता। वह संविधान सर्वोच्च विधि क्यों है, कोई तो फर्क ऐसा हो। और इसे कहा भी जाता है कि भारतीय संविधान कठोर संविधान है, क्योंकि संविधान में बदलाव उस तरीके से नहीं हो सकता जैसे सामान्य विधि बनती है। तो हमारे यहाँ सामान्य विधि कैसे बनती है, बजट कैसे पारित होता है, और अनुदान की मांग कैसे पारित होती है, सब सामान्य बहुमत। विश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, सब सामान्य बहुमत, सब सामान्य बहुमत होता है, लेकिन संविधान बदलाव नहीं। दूसरी बात यह भी है कि राष्ट्रपति, तीसरा विशेष बहुमत का तीसरा प्रकार, राष्ट्रपति, आर्टिकल 61। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के लिए एक ही बात लिखी गई है। अगर इन सब में कंपैरिजन करिए तो राष्ट्रपति को हटाने का मामला बड़ा कठोर है, जिसमें लिखा गया है कि सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या का
2/3 बहुमत, ये बात ध्यान देने की है। सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। अब ये देखेंगे यहाँ लिखा है कि उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत। 368 में किस शब्द का प्रयोग है? न्यायाधीशों को हटाने के लिए किस शब्द का प्रयोग है? उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 बहुमत। यहाँ पे क्या है? सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। उपस्थित कोई बात नहीं है, प्रभावी की बात नहीं है। 500 और दोनों सदन में अलग अलग चाहिए। राष्ट्रपति को मान लीजिए कोई एक पार्टी नाराज भी हो जाए तो राष्ट्रपति को हटा नहीं सकती, वो संवैधानिक पदाधिकारी है और वो तटस्थ और निष्पक्ष रूप में काम करने की उम्मीद है और इसीलिए उसे हटाने के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। विशेष प्रावधान किया गया जिससे वो पॉलिटिकल पार्टीज के दबाव में न आए और संविधान की रक्षा करता रहे। इसलिए जैसा काम वैसा हटाने का तरीका। अंतिम विशेष बहुमत जो जीएसटी के साथ आ गया। हमारे संविधान में जीएसटी के लिए कई आर्टिकल आ गए और जीएसटी परिषद का जो निर्णय होता है वो सबसे कठोर बहुमत हमारे यहाँ जीएसटी के द्वारा आ गया। जो नए संविधान संशोधन से लाया गया तो उसमें क्या कहा गया है कि ये तो वो है आसान, क्योंकि जीएसटी में जो बहुमत चाहिए वो सदन में नहीं चाहिए, जीएसटी परिषद में चाहिए। इसे देखने में तो लगता है कि बड़ा प्रभावी बहुमत है, लेकिन सदन में संख्या 2/3 लेना बहुत बड़ी बात है। जीएसटी परिषद कोई निर्णय किस बहुमत से होगा? जीएसटी परिषद का निर्णय 3/4 बहुमत से होगा। जीएसटी परिषद कोई भी निर्णय करेगी तो किस बहुमत से होना चाहिए? 3/4, यानी कुल मिला के लगभग 75% समर्थन चाहिए। जीएसटी परिषद का निर्णय 3/4 बहुमत से होना चाहिए, तो ये सबसे कठोर बहुमत है। अब उस 3/4 बहुमत में राज्यों का हिस्सा 2/3 है, संघ का हिस्सा 1/3 है, क्योंकि जीएसटी परिषद में भारित मतदान होता है, क्योंकि जिससे संघ केवल न संघ निर्णय कर पाए न केवल राज्य निर्णय कर पाए, दोनों का सहयोग आवश्यक है। 2/3 हिस्सा 28 राज्यों को दिया गया है, बाकी किसको दिया गया है? संघ को। इसलिए 3/4 बहुमत तो देखने में बड़ा कठोर लगता है, तो अगर तकनीकी तौर पर देखा जाए सारे विशेष बहुमत है, लेकिन जीएसटी का जो बहुमत होता है उस सदन में थोड़ी लेने की आवश्यकता है, जीएसटी परिषद में लेने की आवश्यकता है। जीएसटी परिषद तो राज्य के वित्त मंत्रियों और संघ के वित्त मंत्री से मिलकर बनी हुई संस्था है। हाँ, उसमें उन राज्यों को भी इनवाइट किया जा सकता है जो केंद्र शासित क्षेत्रों को इनवाइट किया जा सकता है जो विधानसभाएं हैं। ये है विशेष बहुमत के एग्जाम्पल। ये सारे विशेष बहुमत है, एक सिंपल बहुमत है, और विशेष बहुमत कितने प्रकार हो गए? 4। विशेष बहुमत के 4 प्रकार हो गए।